दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। सत्ता राजनीति में चुनावी हार जीत निर्णायक मोड़ होती है, लेकिन उसके लिए सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता की भावना को दांव पर लगा देना हरगिज उचित नहीं माना जा सकता। तमिलनाडु सरकार के हिंदी विरोधी तेवर कई असहज सवाल खड़े करते हैं। बेशक इस विवाद का एक पक्ष केंद्र सरकार भी है, जो भारतीय भाषाओं का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए हिंदी को राष्ट्रीय एकता के भाषाई सूत्र के रूप में स्थापित करने का दावा कर रही है। इसमें दो राय नहीं कि अब आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुके भारत में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि और भी कई देशों में हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी रहते हैं। कुछ देशों में बाकायदा हिंदी पढ़ने और पढ़ाने की सुविधा भी उपलब्ध है। इन तमाम तथ्यों के मद्देनजर भारत के ही एक राज्य तमिलनाडु के तेवर देखें, खासकर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल द्रमुक के तेवर देखें, तो असली मंसूबे समझ पाना मुश्किल नहीं। क्या यह विरोधाभास की पराकाष्ठा ही नहीं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को राज्य में अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व से तो परहेज नहीं, पर हिंदी की पढ़ाई त्रिभाषा फार्मूले के तहत भी उन्हें स्वीकार्य नहीं। हिंदी में तो उन्हें उपनिवेशवाद का खतरा नजर आता है, पर अंग्रेजी में वो बेहतर भविष्य देखते हैं। विवाद का मूल कारण त्रिभाषा फार्मूला माना जा सकता है। बेशक ये फार्मूला 1968 का है, जिसके तहत राज्य के स्कूलों में मातृभाषा या एक क्षेत्रीय भाषा, एक अन्य भारतीय भाषा और एक विदेशी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। विवाद का ताजा कारण तमिलनाडु की सर्व शिक्षा अभियान की 2152 करोड़ रुपए की बकाया राशि है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इसके भुगतान के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत भुगतान के लिए त्रिभाषा फार्मूला लागू किया जाना अनिवार्य शर्त है। अब जरा तमिलनाडु की सत्ता राजनीति में हिंदी विरोध की जड़ों को समझिए। 1968 का त्रिभाषा फार्मूला तमिलनाडु में आज तक लागू नहीं किया गया है। आज भी वहां के स्कूलों में दो भाषा फार्मूले के तहत तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। हिंदी विरोधी मानसिकता का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि पूरी दुनिया में औपनिवेशिक भाषा मानी गई अंग्रेजी में भविष्य की प्रगति नजर आती है, पर अपने देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी में उपनिवेशवाद का खतरा दिखता है। दरअसल तमिलनाडु के क्षेत्रीय दलों और नेताओं द्वारा खड़ा किया गया हौवा ज्यादा है, क्योंकि त्रिभाषा फार्मूले में हिंदी पढ़ाने की बाध्यता कहीं नहीं है। लगभग 4 साल पहले जब नई शिक्षा नीति का मसौदा सामने आया था, तब भी तमिलनाडु के दलों और नेताओं ने हिंदी थोपे जाने का शोर मचाया था। तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया था। मसौदे में कुछ संशोधन भी किया गया था। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट है कि त्रिभाषा फार्मूले के अंतर्गत स्कूलों में मातृभाषा या एक क्षेत्रीय भाषा, हिंदी या एक अन्य भारतीय भाषा और अंग्रेजी या एक अन्य विदेशी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फार्मूले का मंतव्य भी सामान्य समझ की बात है कि उद्देश्य मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के जरिए बच्चों में उनकी भाषा, संस्कृति तथा हिंदी या अन्य भारतीय भाषा के जरिए राष्ट्रीय एकता की समझ विकसित करते हुए अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा के जरिए कैरियर में प्रगति के नए द्वार खोलना ही है। खासकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तमिलनाडु की प्रगति बताती है कि वैश्वीकरण के इस दौर में अंग्रेजी या विदेशी भाषा का महत्व उसने समझा भी है, लेकिन हिंदी या अन्य भारतीय भाषा से परहेज उसकी क्षेत्रीय संकीर्णता को ही दर्शाता है। मुख्यमंत्री स्टालिन जिस तरह अन्य भारतीय भाषियों को भी हिंदी के विरुद्ध भड़का रहे हैं, वह तो और भी खतरनाक है। साफ है कि मामला तमिल प्रेम से ज्यादा हिंदी विरोधी मानसिकता का है। बेशक यह मानसिकता तमिलनाडु की राजनीति में नई नहीं है, बल्कि समय के साथ इसकी जड़ें गहरी होती गई हैं, क्योंकि चुनाव में यह भावनात्मक मुद्दा कारगर हथियार साबित होता रहा है। दरअसल तमिलनाडु में हिंदी विरोध की जड़ें आजादी से भी पहले से रही है। स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए महात्मा गांधी ने महसूस किया
कि एक राष्ट्रव्यापी प्रभावी संपर्क भाषा की जरूरत है और भारतीय भाषाओं में हिंदी ही यह काम कर सकती है, क्योंकि वह न सिर्फ अनेक राज्यों की मुख्य भाषा है बल्कि अन्य राज्यों में भी बोली और आसानी से समझी जाती है। उसी उद्देश्य से गांधी जी ने 1918 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी। लेकिन विडंबना देखिए कि तभी तमिल उपराष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित हिंदी विरोध की शुरुआत भी हो गई। तब तमिलनाडु को मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तमिलनाडु में हिंदी के प्रचार प्रसार का पहला गंभीर प्रयास 1937 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने उसे स्कूलों में अनिवार्य बनाकर किया, पर विरोध में 3 साल तक चले आंदोलन के बाद वह फैसला वापस लेना पड़ा। हालांकि एक भाषा के रूप में तमिल की प्राचीनता और सांस्कृतिक साहित्यिक समृद्धता के मद्देनजर उसे खतरे का हवा पूरी तरह निराधार है, लेकिन 1960 के बाद से हिंदी विरोध राज्य में सत्ता राजनीति का सबसे कारगर हथियार बन गया है। उसके बाद ही तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति की नींव भी पड़ी। 1965 में तो हिंदी विरोधी आंदोलन को बाकायदा द्रविड़ अस्मिता से जोड़ दिया गया और 2 साल बाद ही द्रमुक सत्ता में भी आ गई। उसके बाद से हर चुनावी जरूरत के वक्त द्रविड़ अस्मिता और हिंदी विरोध को धार देकर जांचे परखे नुस्खे की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल द्रमुक की हिंदी विरोधी तेवर आगामी विधानसभा चुनाव से साल भर पहले ही लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। 1967 में कांग्रेस की सत्ता से विदाई के बाद तमिलनाडु की सत्ता राजनीति में द्रमुक और अन्ना द्रमुक का ही दबदबा रहा है। बेशक जयललिता के निधन के बाद अन्ना द्रमुक कमजोर हो गया, लेकिन पिछले 4 साल से सत्तारूढ़ द्रमुक और उसके मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन किसी भी तरह का चुनावी जोखिम नहीं लेना चाहते। इसीलिए लोकसभा सीटों के प्रस्तावित परिसीमन के विवाद के बीच ही हिंदी थोपने के आरोपों को भी हवा दी जा रही है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन अक्सर जनसंख्या मतदाता संख्या के आधार पर ही किया जाता है। दक्षिण भारतीय राज्य जनसंख्या नियंत्रण में ज्यादा सफल रहे हैं। ऐसे में उन्हें आशंका है कि परिसीमन प्रक्रिया में ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तर भारतीय राज्यों की लोकसभा सीटें और परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजनीति में उनका दबदबा भी बढ़ जाएगा। इस आशंका को हवा देने के लिए ही M.K. स्टालिन अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों को भी गोलबंद कर रहे हैं। प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरस्कार के बजाय कथित राजनीतिक दंड और हिंदी थोपने के आरोपों की लहर पर सवार होकर स्टालिन दरअसल अगले साल अपनी चुनावी नैया भी पार लगाना चाहते हैं, जो उन्हें काशी तमिल संगम आयोजन तथा छोटे दलों संग चुनावी बिसात बिछाने समेत अनेक भाजपाई प्रयासों के मद्देनजर भंवर में फंस जाने की आशंका सता रही है। वैसे राजनीति प्रेरित हिंदी विरोध से परे सच ये भी है कि तमिलनाडु के आम निवासी को हिंदी सीखने से कोई परहेज नहीं। गांधी जी द्वारा स्थापित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा आज भी हिंदी सिखाने में सक्रिय है और उससे हिंदी पढ़ने वालों में लगभग 65% तमिल भाषी है। इसलिए राजनीति प्रेरित हिंदी विरोध के चक्रव्यूह में फंसने के बजाय उससे बचते हुए व्यापक राष्ट्रीय और सामाजिक हित में सकारात्मक सोच और आचरण ही वक्त का तकाजा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस मुद्दे पर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।